अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नाज़मीन अत्तर एक दिलचस्प लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इंग्लिश का प्रोनंसिएशन ये बहुत अजीब व गरीब हुआ करता है। कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग अगर हम याद कर लें और रूल्स के ज़रिए याद कर लें तो फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी उस्ताद की। यानी हम यूट्यूब से या गूगल से इंग्लिश सीखना चाहें तब भी नहीं सीख पाएंगे जब तक हम किसी माहिर उस्ताद के हाथ में अपना हाथ न दे दें। ये कुछ वर्ड्स हैं, उनके प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ सीखते हैं और साथ साथ अपने इस दिलचस्प लेसन को आगे बढ़ाते हैं। SCISSORS ये बनता है सीजर्स। सीजर्स SCIC और SS यहाँ Z की आवाज़ देगा और ORS में भी SZ की आवाज़ देगा और ये बनेगा सीजर्स। सीजर्स 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 कैंची को कहते हैं। सीजर्स कैंची को कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कैंचियाँ कहेंगे, यानी होगी एक। लेकिन आप इंग्लिश वर्ड्स में जब इंग्लिश स्पीकर्स बात कर रहे होंगे तो वो एक कैंची उठाए हुए होंगे और वो कहेंगे सीजर्स, यानी हमारी नज़र में गोया वो बहुत सारी कैंचियाँ हैं। उसकी वजह यह है कि कैंची अकेली नहीं होती, उसके दो हिस्से होते हैं और दोनों हिस्सों को मिला के सीजर्स बोला जाता है। यानी उसका अगर एक हिस्सा अलग कर दिया जाए तो वो सीज़र काम नहीं कर सकती, इसलिए सीज़र का वर्ड बोलना इंग्लिश में गलत है और हम कहेंगे सीजर्स। और हमारे उर्दू में हम उसका तर्जुमा कैंचियाँ नहीं करेंगे। कैंचियाँ उस सूरत में होंगी जब वही सीजर्स 1 2 3 4 5 इस तरह हमारे सामने मौजूद होंगी, तब हम कैंचियाँ कहेंगे। लेकिन अगर वो एक ही हाथ में पकड़े हुए हैं और कह रहा है दीज आर सीजर्स, दीज आर सीजर्स, आर का मतलब होता है हैं और दीज का मतलब है एक से ज़्यादा, ये वो कभी भी दिस इज़ आ सीजर नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे दीज आर सीजर्स। उनके हाथ में एक कैंची है, हम उसका तर्जुमा करेंगे कि ये एक कैंची है। हालांकि ARE, आर का माना होता है हैं, दिस का माना होता है ये एक और दीज का मतलब होता है एक से ज़्यादा, लेकिन हम तर्जुमा कर रहे होंगे ये कैंची है और वो इसको कह रहे होंगे दीज आर सीजर्स। तो ये हम अगर यूं कहें कि लफ्ज़ का तर्जुमा लफ्ज़ के साथ हम कर लें और उर्दू तर्जुमा हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि उर्दू का तर्जुमा उर्दू के मिजाज के मुताबिक किया जाएगा। यानी इंग्लिश को जब उर्दू में हम मुंतकिल करेंगे तो उर्दू का मिजाज सामने रख कर हम तर्जुमा करेंगे। तो सीजर्स का मतलब होता है कैंची। एक कैंची है तो कैंची, हाँ अगर सीजर्स 2 हों 3 हों 4 हों तो फिर हम कहेंगे कैंचियाँ। तो सीजर्स ऐसा वर्ड है जो जमा के तौर पर इंग्लिश ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है और बोला जाता है। दूसरे वर्ड है क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स TH की आवाज़ को यहाँ क्लोथ्स में ज़ाहिर नहीं करते और वो कहते हैं क्लोस खिलोस खिलोस। लेकिन इंडो पाक में दाल का लेटर हम बोल सकते हैं तो हम कहेंगे क्लोथ्स क्लोथ्स। दाल और जा दोनों साइलेंट बोले जाएंगे, यानी TH भी और S भी साइलेंट बोला जाएगा, यानी जैसे इनके ऊपर जज्म लगी हो, साइलेंट नहीं साकिन, ये इसको साकिन पढ़ेंगे। क्लोथ्स क्लोथ्स ये कपड़ों को कहते हैं, शलवार और कमीज़ क्लोथ्स कहलाते हैं। पहनने वाले कपड़े जो सिले हुए हों उनको क्लोथ्स कहते हैं। लेकिन आप अगर E और S को हटा दें, आप E और S को हटा दें तो ये क्लोथ नहीं बनेगा, बल्कि ये बन जाएगा क्लॉथ।
किलाथ, और आखिर में थे की आवाज़ आएगी, जैसे थाली और थाप और थाल, इस किस्म की आवाज़ आप जाहिर करेंगे। किलाथ, किलाथ का मतलब होगा अनसिला कपड़ा। जो हम दुकान से कपड़ा खरीदते हैं सिलाई से पहले की उसकी हालत को किलाथ कहते हैं, लेकिन अगर इसके साथ ES लिख दिया जाए तो ये बन जाता है क्लोथ्स, और इससे मुराद होगा शर्ट और ट्राउज़र या शलवार और कमीज़। एक सवाल आया हमारे पास, USUAL, यूजुअल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूजुअल का मतलब है ऐसी चीज़ जो हमारी आदत में शामिल हो गई हो, मामूल के मुताबिक जो बात होती है उसको यूजुअल कहा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन है ये और वो, ये बन गया यू, और फिर ये है, ये जो रे, अड़े, जे और ये है उर्दू के लेटर्स हैं, इसमें रे के ऊपर अगर 3 नुक्ते हों तो उसको भी ये पढ़ा जाता है। हम उर्दू में लिखते हैं टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में यही वाली ये जो से के बाद लिखी गई है या जो ज़ा के बाद लिखी गई है, ये वाली ये इस्तेमाल होती है। आम तौर पर कुछ लोग इसको से पढ़ा करते हैं, जो कि गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, ये। तो यूजुअल में पहला है यू, दूसरा है यू, लेकिन रे के ऊपर जो 3 नुक्ते होते हैं वो वाला हर्फ यहाँ इस्तेमाल हुआ, तो ये बन जाएगा यूजू, और वाव के ऊपर ज़बर और लाम वल, यूजुअल, 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 यूजुअल। ये असल में लैटिन वर्ड है, यानी लातीनी ज़ुबान का वर्ड है यूसस, US यूसस, उससे इंग्लिश में आया यूज़ के तौर पर, यूज़ यानी इस्तेमाल होने वाला, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला, फिर वो यूसस से यूज़ बना और फिर वहाँ से ये लफ्ज़ चेंज होके इंग्लिश में यूजुअल हो गया, यानी जिसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जो रूटीन में हो, आदमी का मामूल हो जो काम करने का, तो उसको यूजुअल कहते हैं। हम उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं आम तौर पर, यूजुअल। एक सवाल पूछा गया वेकिंग अप, वेकिंग अप का मतलब है बेदार होना। तो सवाल ये पूछा गया कि वेकिंग अप का मतलब, अप का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर का माना कहाँ गया? तो अर्ज़ ये है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स एक ख़ास तरतीब से जब आ जाएं तो उनका माना वो नहीं होता जो ज़ाहिरन हमें नज़र आ रहा होता है। वेकिंग अप का मतलब है, वेकिंग अप एक फ्रेज़ है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और इसका नया माना निकल आएगा बेदार होना, जाग जाना, आँख खुलना, इसका माना है। आप देखें, आपके पास पानी होता है और पानी के अंदर जब आप रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं तो वो, यानी रूह अफ़ज़ा नहीं, कोई शरबत डाल देते हैं, तो अब वो पानी और वो जो सॉल्यूशन है, जो शरबत है, वो दोनों जब मिल जाएंगे तो अब वो पानी नहीं रहेगा। अब आदमी कहे कि ये पानी है और या ये कहे ये शरबत है, तो एक नई चीज़, तीसरी चीज़ बन जाती है। ऐसे ही इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, बाज़ औक़ात 2, बाज़ औक़ात 3 और बाज़ औक़ात 4 वर्ड्स एक ख़ास तरतीब के साथ आते हैं तो उनका तर्जुमा चेंज हो जाता है। आपने चाय बनाई, पत्ती भी डाली, चीनी भी डाली, पानी भी डाला, तो अब वो एक नया आमेज़ा बना है जिसको आप चाय कहते हैं। अब आप उसको पानी नहीं कहेंगे, आप उसको दूध नहीं कहेंगे, आप उसको पत्ती नहीं कहेंगे, आप उसको चीनी नहीं कहेंगे, बल्कि 4 चीज़ें मिली तो एक नई चीज़ बन गई। इसी तरीके से वेकिंग अप, ये जब दोनों वर्ड्स एक साथ आए तो ना तो अप का माना होगा ना वेकिंग का माना होगा, बल्कि एक नया तर्जुमा हो जाएगा, और वो है आँख खुलना, बेदार होना। RECEIPT, इसमें P साइलेंट है, P साइलेंट है यहाँ, और ये पढ़ेंगे रिसीट, रीसीट, रीसीट, इसमें P हम नहीं बोलेंगे, और इसका माना है रसीद। हम कुछ चीज़ ख़रीदते हैं और दुकानदार से कहते हैं हमें रसीद बना दें, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिसीट, रीसीट, P साइलेंट है। अब एक सवाल ये आता है कि आप हमें ये बताएं कि P किस जगह साइलेंट, उसूल क्या है, रूल क्या है कि P साइलेंट है।
या एक हमारे पास सवाल आता है कि आपने बताया था कि WHAT वट में H साइलेंट है। जब H साइलेंट है तो उसूल क्या है कि H कहाँ कहाँ साइलेंट आता है। इंग्लिश ज़ुबान मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मजमूए का नाम है। इसमें लैटिन के वर्ड हैं, यानी लातीनी अल्फाज हैं, यूनानी अल्फाज हैं, इनको ग्रीक लेटर्स कहते हैं, स्पेनिश ज़ुबान इसमें शामिल है, डच ज़ुबान इसमें शामिल है, जर्मनी की ज़ुबान और फ्रेंच ज़ुबान, फ्रांसीसी ज़ुबान के अल्फाज इसमें शामिल हैं। तो बहुत सी यानी ज़ुबानों के अल्फाज जब इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इटालियन वर्ड्स इसमें शामिल हैं। तो अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स में अगर उसूल और ज़ाब्ते के तौर पर लें तो हम समझ सकते हैं कि इसका उसूल ये है। लेकिन ऐसे अल्फाज जो इंग्लिश की बाहर की ज़ुबानों से इंग्लिश में दाखिल हुए हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ आमतौर पर वही इख्तियार किया गया है जो उस मुतालिका ज़ुबान में हुआ करता है। अब WHAT वट, H साइलेंट है। WHERE वेयर, H साइलेंट है। WHY H साइलेंट है। और WHICH विच में भी H साइलेंट है। वट में H साइलेंट, वेयर में H साइलेंट, Y में H साइलेंट, विच में H साइलेंट। अगर हम ये आपको उसूल बताएं कि अगर W के बाद H आएगा और H साइलेंट रहेगा तो ऐसा हर जगह नहीं होता। इसलिए हम प्रोनंसिएशन सीखने के लिए हमें वक्त चाहिए, और कितना वक्त चाहिए कि हम इसमें रीड करेंगे, मुतालिया करेंगे, और जितना हमारा मुतालिया बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिक वे में हमें ये चीज़ याद हो जाएगी कि यहाँ H साइलेंट है और यहाँ H साइलेंट नहीं है। रट्टे की बात नहीं है कि आप रट्टा लगाएंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, बल्कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्लास 1 की बुक पढ़ेंगे, 2 की पढ़ेंगे, 3 की पढ़ेंगे, एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि खुद ब खुद ऑटोमेटिक वे में इंग्लिश लैंग्वेज और उसकी प्रोनंसिएशन और रीडिंग वो आप पर खुलती चली जाएगी। WHAT वट, H साइलेंट। WHERE वेयर, H साइलेंट। WHY H साइलेंट। WHICH विच, H साइलेंट। लेकिन WHO ये बनता है हु, WHO हु, W साइलेंट है यहाँ। ऐसे ही अगला वर्ड है हुज, WHOSE हुज, यहाँ W साइलेंट है, H बोल रहा है। ऐसी एक और वर्ड है होल, WHOLE होल में W साइलेंट है। हु का मतलब है कौन, और हुज का मतलब है किसका। हु का माना कौन, हुज किसका, और होल का माना है WHOLE होल, इसका मतलब है तमाम का तमाम, सारे। और HOLE होल, ये भी होल है, इंग्लिश में दोनों होल मिलते हैं, WHOLE होल और HOLE होल। तो होल का माना है तमाम, WHOLE, लेकिन HOLE होल का मतलब है सुराख। वट का मतलब है क्या, वेयर का मतलब है कहाँ, वाई का मतलब क्यों, और विच का मतलब है कौन सा। इसलिए आज के सबक में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश के कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उनको रूल के तौर पर हम अगर याद करेंगे तो याद नहीं हो पाएंगे। मिसाल के तौर पे हम अगर कहें कि H कहाँ पर साइलेंट होगा, तो कुछ मखसूस वर्ड्स ही हैं जिनमें H साइलेंट है, जैसे वट है, वेयर है, वाई है, विच है। इनको हमें याद करना पड़ेगा। किन जगहों पे W साइलेंट है H से पहले, तो वो हु है, हु में H से पहले W साइलेंट है। हुज में H से पहले W साइलेंट है। होल में H से पहले W साइलेंट है। अब हमारा उसूल है BUT बट, BUT बट, लेकिन PUT को पट आप नहीं बोलेंगे, बल्कि PUT पुट, BUT बट, PUT पुट। ऐसी DULL डल, डल का मतलब है खुरदरा या कुंद ज़हन आदमी, उसको डल कहा जाता है। लेकिन BULL बुल, बुल बैल को कहते हैं। BUT बट का मतलब है लेकिन, और पुट का मतलब है डालना या रखना। एक और दिलचस्प वर्ड है गो, GO गो, लेकिन TO टो नहीं, बल्कि TO टू,
होंठ गोल करके जोर लगा के हम बोलेंगे TO2, लेकिन GO को गू नहीं कहेंगे बल्कि GO गो। ऐसे ही GOES गोज, GOES गोज, और DOES को डोज नहीं बोलेंगे बल्कि DOES डज, डज, DOES डज। GOES गोज का माना है जाता है, जाती है, और डज का मतलब है करता है या करती है। तो ये इंग्लिश के कुछ दिलचस्प चीज़ें थीं जो आपको हमने बतानी थी, क्योंकि आपके ज़हन में सवालात होते हैं, आते रहते हैं। H से पहले W हो तो वो W साइलेंट है, या H से पहले W हो तो वो W साइलेंट है। कुछ मखसूस अल्फाज हैं, उनको हम याद कर लेते हैं, ज़हन में बिठा लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसूल के तहत हम पढ़ा करते हैं। BAT बैट, CAT कैट, FAT फैट, लेकिन CAR कार, CAR को कैर नहीं बोलेंगे, FAR को फैर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसूल तो वो है CAT कैट, BAT बैट और CAR कैर बनना चाहिए, लेकिन नहीं, CAR कार, BAR बार, FAR फार। तो ये भी एक मुकम्मल पूरा उसूल है कि अगर आर से पहले ए मौजूद हो तो ए की आवाज़ नहीं आएगी बल्कि अलिफ मद आ की आएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसूलों से हम सीख सकते हैं, जैसे ये आर वाला उसूल आपको बताया, CAR FAR, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि उनका कोई उसूल नहीं है। बग़ैर उसूल के हमने उनके साथ समझौता करना है, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना है और उनको वैसे बोलना है जैसे नेटिव स्पीकर्स बोला करते हैं। सीजर्स, कैंची एक होती है लेकिन हम इसको सीजर्स बोलेंगे। क्लोथ्स, कपड़े, लेकिन ईएस हटा देंगे तो क्लोथ नहीं बनेगा बल्कि क्लॉथ हो जाएगा, और इसका माना है अनसिला कपड़ा। यूजुअल, यूजुअल का माना है आमतौर पर। इसमें देख लें, आमतौर पर हम उर्दू के अल्फाज नहीं लिखा करते, इसलिए नहीं लिखा करते कि अब उर्दू आपकी पूरी तवज्जो उर्दू हरूफ पर हो जाएगी या अल्फाज पर हो जाएगी, तो इंग्लिश को बराह रास्त सीखने का जो मज़ा है वो मज़ा कम हो जाएगा। तो USUAL यूजुअल, लेकिन वजाहत के लिए हमने यहाँ उर्दू हिज्जे भी बता दिए। वेकिंग अप ये फ्रेज़ है, और इसी किस्म के कुछ और असबाब भी इंशाअल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कुछ फ्रेजेस भी होंगी और कुछ और दिलचस्प वर्ड्स भी हैं। इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे दिलचस्प वर्ड्स हैं कि जिनको हम उसूल और ज़ाब्ते के तहत लेके चल नहीं सकते, तो उनका ज़िक्र भी इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले असबाक में आएगा। वेकिंग अप का मतलब है बेदार होना। रिसीट, रिसीट में पी साइलेंट है। उसूल क्या है? उसूल कुछ भी नहीं। उसूल यही है कि नेटिव स्पीकर्स इसको सीजर्स बोलते हैं, इसको रिसीट बोलते हैं। वहाँ सिर्फ पहला एस सीन की आवाज़ दे रहा है, बाकी सारे एस सीजर्स में जे की आवाज़ दे रहे हैं, और यहाँ रिसीट में पी साइलेंट है। वट, वेयर, वाई और विच, इन चारों अल्फाज में एच साइलेंट होता है, जबकि हु, हुज और होल इन तीनों वर्ड्स में डब्ल्यू साइलेंट है, एच बोला करता है। BUT बट, लेकिन PUT पुट। DULL डल, लेकिन BULL बुल। इसी तरीके से FULL फुल। GO गो, TO टू। GOES गोज, DOES डस। इस सबक को 2, 3, 4 बार जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपके ज़हन में बैठ जाएंगी। रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी समझ में बात आ जाएगी। लेकिन हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन इस किस्म के जो असबाक हैं वो आप फ्रीक्वेंटली यानी बार बार मामूल के मुताबिक अगर सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, और इन अल्फाज से आपकी मुनासबत हो जाएगी। जब मुनासबत हो जाएगी तो इन अल्फाज को या इन जैसे दीगर वर्ड्स को पढ़ना आपके लिए इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा।